अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्तफ़ा पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसे मेहमान को, क्रांतिकारी विचारों का समर्थन रखने वाले युवा रशीद अहमद आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे काल्पी के तमाम मुद्दों के बारे में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि रशीद अहमद, जैसा मैंने बताया कि क्रांतिकारी विचारों वाले, उनके विचारों को हम जानेंगे कि क्या विजन है उनका काल्पी को लेकर। और बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं और आलोचनाओं के शिकार भी होते हैं। तो हम ये सब चीजें देखेंगे कि क्या वजह है, ये चर्चा में क्यों है, और लोगों की आलोचनाओं के और साथ साथ लोगों की तारीफें भी बढ़ोतरे रहते हैं। एक इंसान का जो किरदार होता है वो दो पहलू वाला होता है। कुछ लोगों के लिए वही इंसान अच्छा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो खराब हो। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि रशीद अहमद काल्पी के लोगों के लिए क्या अपना पैगाम देंगे, क्या संदेश देंगे, और इस वक्त जो इनका मेन टारगेट है कि काल्पी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उससे कैसे टैकल करें, उससे दो चार कैसे हो। आइए मिलवाते हैं हम आपको रशीद अहमद से। पहले तो आपका शुक्रिया, आदाब, जो आपने हमें अपना मंच दिया बोलने के लिए और नगर के ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार और क्या क्या लोगों की समस्याएं हैं, लोग कह नहीं पाते हैं अपनी समस्याओं को। रशीद अहमद जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप होमगार्ड के जवान हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अभी अपनी नौकरी में हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं और पूरी तरह से आप सक्रिय हो रहे हैं जनसेवक के तौर पर। अगर आप अभी अपनी जॉब में हैं, होमगार्ड के जवान हैं, तो फिर आप राजनीति की तरफ, या जिसको दूसरे शब्दों में समाज सेवा कह दिया जाता है स्टार्टिंग फेज में, उसकी तरफ आने की तरफ कैसे प्रेरित हुए? होमगार्ड मेरे लिए नौकरी नहीं है, जनसेवा है। अब जनसेवा किसी भी मुद्दे पे लेके कर सकते हैं नगर की। अब नौकरी करने से और सेवा करने से, जब स्वयं सेवक हैं हम, पहले तो होमगार्ड का मतलब होता है स्वयं सेवक, जो स्वयं से सेवा कर रहे हो। अगर वो सेवा में हमें हम सिपाही तो वैसे भी रहेंगे जब जन सेवा का भाव है, ना तो जनता के सिपाही रहेंगे। अगर राज्य सरकार के ना सिपाही होकर जनता के सिपाही होंगे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे तो उठाते ही रहेंगे, ये हमेशा यही रहेगा। और फिर क्रांतिकारी सोच है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये जब आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया तो ये भी क्रांतिकारी थे, इसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। यानी कि जो आपने क्रांतिकारियों के नाम लिए, तो उनकी सोच के तहत आपने राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का फैसला लिया। राजनीतिक तौर पे सक्रिय तो नहीं है हम, और जनता चाहेगी तो राजनीति करेंगे, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है ये हर चीज के लिए। अगर हमें क्षमता और कार्य करने की कार्य कुशलता अगर हमें मिल रही है तो ये तो हमारे नगर की जनता है, जो हमारे मुद्दों को देख रही है, सुन रही है और समझ रही है कि बात नगर के विकास की, नगर के सौंदर्यीकरण की, सिर्फ उसी बात पे है। और ये जनता का पैसा है तो जनता के कार्य पे लगना चाहिए, ना कि उसका खुद निजी उपयोग करें। तो इस सारी चीजों से राजनीति की तरफ अगर जनता चाहेगी तो वो मोड़ दे। हमने ये देखा कि नाम रशीद अहमद, और आपके फोटोज हमने कुछ ऐसे देखे जिसमें आप तिलक लगाए हुए हैं, या आप अपने कुछ दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आप हिंदू धर्म का कोई अनुष्ठान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विरोधाभास कैसा कि आपका नाम जो है मुस्लिम है, आप मुस्लिम धर्म फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, और आपका जो कार्यकर्दगी कहीं कहीं हमें दिखती है वो ये दिखती है कि आपके जो मुस्लिम मुस्लिम धर्म के जो सिद्धांत होते हैं उनके विपरीत जाके आप, यानी कि जो एक सीमा है मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में, उसके परे जाकर आपके काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति है। आई एम इंडियन। भारतीय संस्कृति गंगा जमुना तहजीब से मिलजुल कर चलती है। आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, आप रस खान को भी ले लीजिए। तो अब ये दोस्ती है। हम अगर दूसरे धर्म का कोई चीज फॉलो करते हैं या जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस देश के हैं। इस देश के जो सामने वाले धर्म के लोग मानते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उनका आदर सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम गंगा जमुनी तहजीब से जुड़े हुए हैं। ये इंसानियत का तकाजा भी कहता है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम किसी हिंदू धर्म के या अदर धर्म के लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, या उनके धर्म स्थलों पे जाकर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, ये हमारे अंदर दूसरे धर्मों के प्रति एक श्रद्धा भाव है। क्योंकि जब हम दूसरों को
सम्मान देंगे तब हम अपने धर्म के लिए सम्मान जुटा पाएंगे। अब ड्यूटी के दौरान या अन्य किसी कार्य के दौरान अगर हम वहां पे खड़े हैं, अगर उन्होंने हमें सम्मान दिया है तो हम सर झुका के उस सम्मान को लेते हैं। तो आज के टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि आप कालपी नगर पालिका के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। तो क्या वजह है कि आप सिर्फ एक ही चीज को टारगेट कर रहे हैं? क्या वो सॉफ्ट टारगेट है कि आप आसानी से उसको टारगेट कर सकते हैं? इससे पहले भी और जो तमाम चेयरमैन रहे, और भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल से हर जगह रहा, हर टाइम रहा। उस वक्त आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई, और अभी इसी वक्त क्यों? नगर पालिका के पीछे नहीं पड़ा हूँ, भ्रष्ट तंत्र के पीछे पड़ा हूँ। कुर्सी में कोई भी बैठा रहा हो पीछे, लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, या कुछ चीजों के पीछे ये सोच के कि चलो ठीक है अब सुधार होगा, अब सुधार होगा। और नगर पालिका हमारे घर का पहला आईना है, जिसको हम लोग ये देखते हैं कि आसानी से, आप सॉफ्ट टारगेट की बात कर रहे हैं तो सॉफ्ट टारगेट ये है कि हम जब घर के आईनों को साफ नहीं करेंगे तो हमारा चेहरा साफ नहीं दिखेगा। आप उस भ्रष्ट तंत्र को लेके अगर हम क्रांति किए हैं तो पहला टारगेट भ्रष्टाचार घर से साफ होगा। जब हम घर साफ करेंगे तब अदरवाइज और विभाग उसकी जद में होंगे। लेकिन पहला ये है कि हम पहले अपना आईना साफ करेंगे। जो एक सॉफ्ट कार्नर है, सॉफ्ट कार्नर नगर पालिका है। जनता का सीधा जुड़ाव रहता है नगर पालिका से। कोई भी कार्य हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको घर का हाउस टैक्स का चढ़वाना है, नक्शा पास करवाना है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? ये तो सब सोच लेंगे कि होने दो जो हो रहा है, होने दो जो हो रहा है, कब तक, आखिर कब तक देख। तो फिर इसका बीड़ा तो लेना पड़ेगा इस भ्रष्ट तंत्र के लिए। नाम तो किसी का नहीं ले सकते। जो भी आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, गलत गलत है। अब वो चीख चीख के कहने लगा है। सब्र का बांध लोगों का टूट गया है। या ये सोचिए कि इस भ्रष्ट तंत्र को देख के कि सरकारें रुपया भेज रही हैं नगर के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, हरियाली के लिए। आखिर आप ये देखिए कि अभी तक नगर में जो 4 प्रमुख सड़कें पड़ी, एक खानका के पास पीछे वाली, एक सड़क ले लीजिए आप हमना धमाका से लेके सर्वोदय वाली, सड़क ले लीजिए आप पीला घाट वाली। अगर आप ये डामरीकरण की सड़कें जो डली हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे से। गवर्नमेंट ने दिया कि नगर का विकास हो। विकास जब हो ही नहीं रहा है, अब 2 महीने नहीं हुए भी उस सड़क को डले हुए और सारी सड़कें साफ हैं, तो कहाँ तक आंख बंद की जाए, कहाँ तक देखा जाए? तो भ्रष्ट तंत्र है। तंत्र से निपटने के लिए बीड़ा उठाया है, उसके लिए कोई भी क्रांति करने के लिए तैयार है। तो आप जो इतना बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे किसी का हाथ है जो आपके ऊपर रखा हुआ है, तभी आप इतना खुल के बोल पा रहे हैं? क्या वजह है? भ्रष्टाचार में किसी का किसी के ऊपर हाथ नहीं। आप बेबाक हैं, आप बोलें, आपको गलत लग रहा है आप बोले। ये देश संविधान से चलता है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि और अपने देश के लिए बोलने का। नहीं बोलेंगे तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, कोई तो बिगड़ा उठाएगा। अब सच्चाई तो दब सकती है लेकिन छुप नहीं सकती है। वो भ्रष्टाचार चीख चीख के कह रहा है कि हाँ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे यहाँ सफाई नहीं है। अब हर जहां जहां शौचालय बने, सुलभ शौचालय, गरीब लोग जिनके पास अभी शौचालय नहीं है, या जो नए लोग आए हैं, या कोई पर्यटक आता है, कालपी ऐतिहासिक नगरी है दिखने, अब शौचालयों की हालत अगर आप देख लें या सर्वे करा लें तो, और हम कई जगह पे उठाते भी रहते हैं इन मुद्दों को, तो अभी आप एक शौचालय देख लें तो इतनी गंदगी है कि वहां पे आप खड़े होना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हम अपने जन्मभूमि को आगे बढ़ाएंगे, उसको सजाएंगे, संवारेंगे, देखेंगे। पेड़ लगाए गए, पेड़ों में ट्री गार्ड नहीं है, आवारा जानवर खा जाएंगे उनको। ये आपकी एक अभी आपका मूवमेंट चल रहा था, क्लीन कालपी ग्रीन कालपी, तो उसके तहत तो हमने देखा कि आपने भी काफी ट्री गार्ड्स और पेड़ वगैरह लगवाए। तो वो मुहिम अभी चल रही है या बंद है? ग्रीन कालपी क्लीन कालपी इवेंट नहीं है, ये एक आंदोलन है और ये हर कालपी वासी का आंदोलन है। ये बंद तो होने का नाम नहीं। जब तक बंद नहीं होगा, जब तक हर घर तक हरियाली नहीं पहुंच जाएगी। और जैसा कि ये तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती हैं,
कि आपके पास काफी अंदर की भी विभागीय जानकारियां आ जाती हैं कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार में कौन कौन लोग लिप्त हैं। अभी कुछ 2-3 नाम भी सामने आए थे और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो ये जानकारियां कौन देता है? क्या कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपके पीछे काम कर रही है, या कोई एक पूरी लॉबी लगी हुई है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि रशीद अहमद को एक शतरंज की बिसात का मोहरा बनाकर ही पेश किया जा रहा हो और इस्तेमाल किया जा रहा हो और बाद में फिर हश्र कुछ अलग तरह का हो, राजनीति की मुख्य धारा में अभी दिखाया जा रहा हो कि आगे लाया जाएगा और उसके बाद आपको उठाकर आपका फायदा लेकर आपको किनारे कर दिया जाए? कहीं ऐसा सब तो नहीं? मोहरा वो होता है जो मठाधीश के इशारे पे चले। मठाधीश के इशारे पे तो ना जीवन में चले ना चलना है। शतरंज का मोहरा तो बनने का तो नहीं, सच तो जनता ला रही है। सच का होता है दिल, जो महसूस करता है कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है। और जब जनता खुद सच्चाई निकालने के लिए लगी हो तो अपने आप सच्चाइयाँ सामने आने लगती हैं। वो कोई टीम बन के, कोई टीम वर्क के या कोई अदर लोग लगे हों, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सच्चाई है, आप पढ़े लिखे हैं, आप आरटीआई डालिए, जवाब यहाँ से नहीं देंगे उच्च अधिकारी जवाब देंगे, उच्च अधिकारी नहीं देंगे आगे से और जवाब मिलेगा। हो सकता है कि कर्मचारियों का भ्रष्टाचार देख देख के सब्र का बांध टूट गया हो, तो सच्चाइयां तो आएंगी। और सच्चाई, भ्रष्टाचार कहीं नहीं छुप सकता है, वो अपनी जगह बनाए रखता है और वो सच से पहले बाहर आता है। भ्रष्टाचार सच बाद में आएगा, लोगों को समझ में आने लगा है अब कि हाँ हो रहा है। अब सच निकालने के लिए आपके यहाँ वर्क हो रहा है, आप एस्टीमेट मांगिए ठेकेदार से, आपको ठेकेदार एस्टीमेट दे दे तो ठीक है, नहीं आप अपने वार्ड के सभासद से एस्टीमेट मांगिए। सभासद नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, जब कोई नहीं दे तो आरटीआई डालिए, या किस पेपर में, किस ऑनलाइन भी सब निकल आता है। अभी कुछ दिन पहले जो नगर पालिका ने मार्केट बनवाया, उसकी दुकानों की नीलामी हुई, आवंटन किया गया, उसकी प्रक्रिया काफी ज्यादा अपारदर्शी थी, उसमें तमाम बहुत बड़ा खेला हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि ये इतना बड़ा यहाँ पर घोटाला हो चुका है, और ये कैसे आप सामने लाए जनता के? और एक चीज कि उसका असर क्या हुआ, जो आपने ये जो घोटाला हुआ इसमें दुकानों के आवंटन के नाम पर, तो ये इसका असर कहाँ तक दिखा आपको? दुकान आवंटन के नाम पर लोगों की रसीदें काटी गई, जो नगर पालिका के द्वारा काटी गई। अब नाम ना लेकर जो लोगों ने बताया कि हमारी रसीदें फला व्यक्ति ने काटी हैं, फला लोगों ने हमसे पैसे लिए हैं, तो उसमें हमारे पड़ोस के और पीड़ित लोग, उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा ये तो गलत है, ये इससे हमारे नगर की छवि धूमिल हो रही है। वन विभाग के पास दुकानें बनवाई गई, जनता का पैसा है, पैसा वहां पे भी जनता का पैसा, टैक्स का पैसा बना के दुकानें खड़ी कर दी हैं, वो सफेद हाथी बनी खड़ी हैं आधी दुकानें, आधे की नीलामी हो गई, मुकदमा कोर्ट में है, नगर पालिका वर्सेस वन विभाग। पैसा किसका गया? किसी की जेब का नहीं गया, पैसा गया है गवर्नमेंट का, पैसा गया है जनता के टैक्स का। अब वो तो अब जब होगा निर्णय न्यायालय का तब देखा जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे पुरातत्व विभाग का जो 125 या 30 साल पुराना दरवाजा था, जिसका नाम था उरई फाटक, इस फाटक को पिछले कार्यकाल में ध्वस्त किया गया। इस कार्यकाल में फाटक की जगह फाटक बनाना चाहिए था, फाटक की जगह फाटक न बनाकर आपने वहां पे 3 दुकानें एक बना दी, और एक पूरा जो दूसरी साइड का, दाहिने साइड का था, वो एक लोगों को रिलीज पे दे दिया। कालपी में जनता गरीब भी है, मध्यम वर्गीय भी है, पैसे वाली भी है, रोजगार सरकार देख रही है कि गरीब को दिया जाए। चलिए कोई बात नहीं, गेट की जगह पे गेट बनना चाहिए था। तो ऐतिहासिक धरोहर में आती है, हम आप अपने कालपी को ऐतिहासिक भी बोलते हैं और उसका इतिहास भी ध्वस्त कर रहे हैं, इतिहास बना भी नहीं रहे हैं। अब जो राजाओं महाराजाओं के टाइम पे, जो राजाओं के टाइम पे वो गेट बना था, 5 मुख्य द्वार थे कालपी में घुसने के, प्रवेश के मार्केट के अंदर, जिसमें एक ही बचा है, बाकी सब ध्वस्त हो गए हैं। सरकार खुद कह रही है कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो, तो संरक्षण न होने की जगह पे उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब उनकी बोली भी बताई जा रही है, जो मैंने लिखित शिकायत जब डाली उसकी, तो बताया जा रहा है कि 20/4/2025 को ज्ञप्ति निकाली गई, 22/4/2025 को किसी अपने नजदीकी रिश्तेदार को वो दुकान अलॉट कर दी गई। एक दुकान जिसकी पहले थी उसी गेट में, छोटी सी दुकान, उसको दे दी गई।
एक दुकान कोई छौंक के हैं, उनको दे दी गई। नाम तो अभी नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्द सबके नाम सामने आ जाएंगे। अब 3 दुकानें जो बनाई गई हैं, वो पैसे की अर्निंग के लिए बनाई गई हैं कि नगर पालिका का राजस्व बढ़े। राजस्व इस तरीके से बढ़ाया जाएगा कि 17 लोगों की फर्जी रसीदें काट दी गई सरकारी। तो गरीब तबके के लोग हैं, सदर बिरादरी के लोग हैं, गरीब हैं, उन्होंने अपने बच्चों का पेट काट कर वो पैसे नगर पालिका में अब आउटसोर्सिंग कर्मचारी कटवा रहे हैं। हाउस टैक्स भी रसीद आउटसोर्सिंग कर्मचारी काट रहे हैं। अब क्या पता जनता को कि उनका हाउस टैक्स सही जगह पे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 24 घंटे के अंदर जमा होता है। तो हम गए इस मुद्दे पे, हमने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से बात की, तो बोले वो तो ऐसा कुछ कहीं मामला ही नहीं है। वो मामला जब सोशल मीडिया में डला रसीदों का, और वो रसीदें जब डाली गई, तो पहले 11 रसीदें थी, 6 रसीदें और आ गई। वो आगे निकलते गए कि हमारे साथ भी घोटाला हुआ है। अब वो 17 लोगों की है, 10 लाख रुपया तो 35-35 हजार रुपए रसीदों का रसीदें काटने के नाम पे, 35.5 लाख रुपए का अनुबंध के नाम पे रुपए लिए। किसी ने भाई फोन पे भी किए, किसी ने नगद जाके दिए। इस तरीके का घोटाला जब सामने आया तो हमने कहा कि अब ये रुकने वाला काम नहीं है। तो मुंह में जानवर के जैसे खून लग जाता है और वो शिकार करना छोड़ देता है, वो शिकार हो रहे हैं लोग, तो उसको अब खोल दो। उस शिकार को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किया। सरकार बंधुओं ने, नगर की जनता ने उस भ्रष्टाचार को देखा, लोगों की लौ बढ़ी, पत्रकारों ने उसको न्यूज़पेपरों में निकाला, अधिकारियों के पास खबर पहुंची। जब पहुंची तो जिसके हाथ में उस कार्य की बागडोर थी रसीदों की, तो उसका तो नुकसान होना तय था, क्योंकि आपके हाथ में उस चीज रसीदों के कट्टे की बागडोर थी। 9 महीने तक किसी को ये जानकारी नहीं हुई कि रसीदें चोरी हो गई। 19/7/2025 को मुकदमा पंजीकृत कराया गया आउटसोर्सिंग कर्मचारी के ऊपर। जब से अभी तक जांच ही चल रही है। आपका मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। तो भ्रष्टाचार व्याप्त है तमाम महकमों में। आप चाहे पुलिस विभाग को ले लीजिए, राजस्व विभाग को ले लीजिए, शिक्षा विभाग को, कहीं भी आप देख लें, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं किसी तरीके से लिप्त होंगे। तो फिर आपकी लड़ाई सिर्फ नगर पालिका की सीढ़ियों तक ही क्यों है, नगर पालिका की दहलीज तक क्यों है, बाकी और जगहों पर रशीद अहमद नजर नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? अभी आपको हमने बताया कि नगर पालिका नगर का पहला आईना है, उस आईने को पहले साफ करेंगे। ये लड़ाई आगे आगे अन्य विभागों तक जाएगी जब तक प्रथम दृष्टता न्याय नहीं मिल जाता, नगर का विकास नहीं हो जाता है। नगर में जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं हैं जो होना चाहिए, अब आप देख लीजिए, चलिए ठीक, वाटर फ्रीजर लगाए किसी ने, नाम किसी ने चढ़ा लिया अपने जी मुन्ना फुल पावर चौराहा, जिसको चौराहा बोलते हैं। जी लोग उड़ई के लिए भी जाते हैं, लोग भोगने के लिए भी जाते हैं। जी वहां कहीं शौचालय है जनता की समस्याओं के लिए? महिलाएं, माताएं, बहनें, आखिर ना तो वहां शौचालय बना, ना वहां महिलाओं की सुविधाओं के लिए कोई बैठने का साधन बनाया गया। लोग बाग खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, हमारे घर की भी जाते हैं, कालपी नगर की जनता की और लोगों की, माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग अपकमिंग करते हैं। जी तो किसी के लिए कोई सुविधा है नहीं है। आईने को साफ कर रहे हैं, पहले हम अपने घर का आईना साफ करेंगे, बाकी अन्य विभाग को देखा बाद में जाएगा, पहले लेकिन आईना साफ करें। जब आईना साफ होगा तो लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, युवाओं को लगेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है, वो भी आगे बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लें। हम तो कह रहे हैं कि हर युवा को हर वार्ड से निकल के आना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी मातृभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए सुरक्षित व्यवस्थित रखना, उसको साफ सुथरा रखना, ये हर व्यक्ति की और हर कालपी वासी की जिम्मेदारी है। यानी आपकी जो लड़ाई है उसका जो पहला स्टेप कहा जाए तो वो है कि मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है अपने कालपी में वो पूरी हो जाए, मूलभूत सुविधाएं कालपी वासियों को मिलने लगे। इस समय जो कालपी विधायक हैं उनके साथ आपकी नजदीकियां काफी देखी जाती हैं, आप काफी उनके आसपास नजर आते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका झुकाव जो है सपा की तरफ है? अगर आप राजनीति में कदम रखते हैं
तो क्या समाजवादी पार्टी आपकी पहली प्राथमिकता होगी? पहली बात तो मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं एक समाज सेवी, या समाज सेवी नहीं, एक सिपाही हूँ। वो भी अपने स्वयं सेवक सिपाही। तो जनता तय करेगी, या जनता को जैसा अच्छा लग रहा होगा वो जनता तय करेगी। हम स्वयं अपने मालिक नहीं है। सिर्फ हम भ्रष्टाचार के लिए अपनी लड़ाई, और नगर के जनता की भलाई के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए लड़ाई हो रही है भ्रष्टाचार की। नजदीकियां सबकी हर किसी से रहती हैं। हमारे कोई आज के संबंध नहीं है उनसे। अन्य विधायक जी से, विधायक जी 2005 में विधायक जी से हमारा हम जब कक्षा 10th पास किए तब से हमारे संबंध है, और संबंधों को कभी किसी से खराब किया नहीं है। बिल्कुल। और अगर काल्पी की जनता ने चाहा कि रशीद अहमद फ्रंट पर आए, जिस हिसाब से अभी वो फ्रंट पर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं अपने फुल फॉर्म में, बहुत बेहतरीन अंदाज में इस वक्त पिच पर डटे हुए हैं, और अगर काल्पी की जनता ने स्नेह और प्यार जताया, तो कुछ तो आपके मन में होगा कि कौन सी मेरी पहली चॉइस होगी, कि जहां से मुझे टिकट लेना चाहिए, कुछ ऐसा इशारा? जनता जैसा निर्णय लेगी, जिसके लिए लेगी, हम जनता के साथ हैं। और जनता का अगर प्यार मिलेगा तो वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है प्यार। बात व्यक्तित्व की है कि आपको किस व्यक्तित्व में जनता पसंद कर रही है, आप क्या चाह रहे हैं नगर के लिए, आप क्या सोच रखे हैं नगर के लिए। तो इन सब चीजों को राजनीति से हटा के जनता जनार्दन वही सर्वोपरि है। और नगर की जनता है, पढ़ी लिखी है, युवा है, क्रांतिकारी सोच विकास के लिए, वो जिसे चाहें उसे चूज करें। और जिस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी कोई भी आती जाती रहती है। मेन फोकस रहना चाहिए विकास पे। नगर को पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए, पर्यटन स्थल घोषित होगा, आपको किस तरीके से कार्य कराना है ये जनता तय करती है। और किसके हाथों कराना है, किससे कराना है, वो जनता, इसका मालिक सिर्फ जनता है। फेसबुक में अभी आपकी 2 दिन पहले की एक पोस्ट थी कि घाट पर रामचरितमानस की चौपाई लिखी होनी चाहिए और ना कि किसी नेताजी के नाम लिखे होने चाहिए। तो कौन नेताजी की तरफ आपका इशारा था? कौन थे आखिर वो नेताजी? अब मान लीजिए कि हमारा धर्म स्थल हो, हमारे हिंदू भाइयों का धर्म स्थल हो, धर्म स्थल अगर साफ स्वच्छ है, मेंटेनेंस पे है, ईश्वर आपके अंदर की भावनाएं देखता है क्या है। भावनाओं का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने धर्म से ले रहे हैं। पहले हमारे धर्म में हमें हमें अपने धर्म का नहीं पता होगा, हम अपना नाम लिखवा देंगे वहां कि फला 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 के सौजन्य से। जी। और हर जगह जब यही लिखा होगा हमारी दीवारों पे, तो हमारी भक्ति, हम जिसकी भक्ति करने आए हैं, जिसको देखने आए हैं, जिसका सम्मान करने आए हैं या आदर्श मानते हैं जिनको, जब उनका कहीं कुछ चरित्र चित्रण ही नहीं है, सारा हमारा ही लिखा है, तो ये जो युवा पीढ़ी होगी, जो बच्चे होंगे, वो पढ़ेंगे तो उनको हम कौन सी शिक्षा देने जा रहे हैं? उनको देने जा रहे हैं धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा तो दूर की बात है, हर जगह जब हमारा ही नाम लिखा है वो कहेंगे ये कौन है। घर पे अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से पूछेंगे कि वहां तो पूरे में यही लिखा है। यानी कि आप नाम नहीं बताएंगे, मुझे ही मेहनत करना पड़ेगी, वहां घाट पर जाकर नाम खुद पढ़ना पड़ेगा जाकर। जैसे ही राजनीति का शब्द आता है तो लोग बाग बहुत ही गिरी हुई नजरों से समझते हैं कि राजनीति बहुत ही गंदी चीज है, और इससे दूर रहने का प्रयास करते हैं कि इससे दूर रहा जाए जितना ज्यादा उतना अच्छा है। तो क्या वजह है कि जो युवा हैं, नौ युवा है काल्पी के, वो राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आना चाहते हैं? ऐसी क्या वजह है, और आपका क्या संदेश रहेगा काल्पी के युवाओं के लिए हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? युवाओं में ताकत है देश को बदलने की, जी। नगर को बदलने की, राष्ट्र को बदलने की। युवा को मंच नहीं मिलता है। जो पुराने घाक बैठे हैं वो कुर्सी देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये कुर्सी है आपकी, कोई जनाजा तो थोड़ी ना है, हम्म। उतर जाइए। जी जी। रात लेकिन वाला। जो पहले से विराजमान है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको कुर्सी का मुंह ऐसा लग गया है कि वो युवाओं को फ्रंट पे खेलने ही नहीं दे रहे। अब राजनीति गंदी, तो गंदगी में कूदकर ही गंदगी की सफाई होगी, उतरना पड़ेगा। बिना गंदगी में उतरे तो सफाई है नहीं। युवाओं को उतरना चाहिए राजनीति पे, पढ़े लिखे युवाओं को। जब अंगूठा टेक और बिना पढ़े लिखे लोग बैठ जाएंगे तो वो तो खाली पेट है, दिमाग भी खाली, पेट भी खाली, तो वो तो खाएंगे।
उन्होंने कभी भविष्य को देखकर इस नगर का विकास किया ही नहीं। अगर इस नगर का विकास हुआ होता भविष्य को देखकर कि आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए, जी बच्चों को क्या चाहिए, वो देख के विकास नहीं होता है। अगर रोड खुद गई है तो उसी रोड को उसी में लीप दिया है, पोत जी दिया है। युवाओं का मोरल डाउन है यहाँ पे। यहाँ का युवा को क्योंकि मंच नहीं मिल रहा है, जी जो पुराने हैं वो उनको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो टांग पकड़ के पहले ही पीछे खींच लेते हैं। तो युवा को तो अब राजनीति में उतरना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। ये राजनीति किसी की बपौती नहीं है, कोई भी हो। राज प्लस नीति, आपकी नीति अच्छी होगी तो आप राज करेंगे। बढ़िया, बहुत अगर आपकी राज्य करने की नीति अच्छी नहीं है तो फिर कुर्सी कोई भी युवा आके आएगा नगर का, वो खींच ले जाएगा। और मेन फोकस होना चाहिए युवा आए, कोई हमारा भाई निकल के आए। जनता जिसे चाहेगी राज सिंहासन सौंप देगी। राज सिंहासन पे आप बैठने के काबिल हैं, गरीब का बच्चा भी बैठ सकता है, बिल्कुल पढ़ा लिखा युवा भी बैठ सकता है। ऐसे वाला बैठ जाएगा, दिमाग नहीं है उसमें, कार्य कराने की कार्य कुशलता की क्षमता नहीं है जी तो नहीं, कार्य करने की क्षमता हो। नगर के विकास के लिए माला पहनाना किसी को जरूरी नहीं है। कोई भी नेता आया माला पहना दिए, आप वर्क कितना लेके आ रहे हैं। फोकस होना चाहिए नगर के विकास के लिए वर्क लाने का। कालपी के मेरे युवा साथियों से निवेदन है और अपील है, ये नगर आपका है, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर के हमारी माँ अच्छे कपड़े पहने, हमारे पत्नी अच्छे कपड़े पहने, उसी तरीके ये हमारी कर्म भूमि और जन्मभूमि है। इसको भी संवारने और सजाने का काम हम ही आपका है। आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम कालपी नगर की आवाम से, ज्यादातर युवा पीढ़ी, युवाओं से इसलिए कह रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य आपका है। राजनीति में आपको आगे बढ़ना है या क्षेत्र को, हम अपने गर्व से कहीं पे जाएं तो हम अपने कालपी का गर्व से नाम ले सकें कि आइए हमारी कालपी घूमने। बोलो, लड़ो, नहीं बोल सकते हो, नहीं लड़ सकते हो तो साथ दो, लेकिन कर्म भूमि और जन्मभूमि के लिए तो सभी का दायित्व है बोलने का, हर नगरवासी का। सभी को सलाम, प्रणाम, नमस्कार। यहाँ पर आप सुन रहे थे जनाब रशीद अहमद जी को, जो कि अपने क्रांतिकारी और जोश जज्बे के साथ हमारे सवालों का बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहे थे। और इन्होंने कालपी के युवाओं से अपील की कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका साथ दीजिए, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं कहीं अकेले न पड़ जाए, और कालपी का फ्यूचर, कालपी का भविष्य उज्जवल हो, कालपी के लोगों का भविष्य उज्जवल हो, कालपी की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण और निदान हो। ये सब उनकी सोच थी। आप देखते रहिए मुस्तफाई पॉडकास्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।